हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल SKM स्टडी पर प्यारे बच्चों। और यहाँ पे लेके हैं आज हम क्लास 12th बायोलॉजी। जी हाँ, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अध्याय 2 से 4 तक के प्रश्न। और कौन से प्रश्न है? वो भी लघु उत्तरीय प्रश्न। जी हाँ प्यारे बच्चों, टारगेट लाइक 1000 का है। अगर आप बायोलॉजी वाले हैं तो 1000 लाइक प्यारे बच्चों आप कराएंगे ही कराएंगे। साथ इसकी फ्री में नोट्स, जी हाँ, इसकी PDF फ्री में नोट्स आपके अपने टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पर प्यारे बच्चों भेज दी जाती है टेलीग्राम पे। वहां पे जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी पे प्यारे बच्चों आपको मिल जाएगा। वो क्या मिल जाएगा? वो आपको मिलेगा प्यारे बच्चों PDF, इसका नोट्स मिल जाएगा। वहां पे आप लोग जाके डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। और कोई भी आपको कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देंगे प्यारे बच्चों, उसको भी अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है और आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, वीडियो के साथ साथ PDF आपको टेलीग्राम पे मिल रहा है नोट्स इसका। और क्या चाहिए? यही तो दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर ये दोनों पढ़ लेंगे, एक बार वीडियो देखेंगे फिर PDF पढ़ लेंगे, तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे कि अपयुग्मन पर टिप्पणी लिखो, यानी कि अपयुग्मन होता क्या है। सबसे पहले इसको देख लेंगे कि अपयुग्मन होता क्या है। यदि अगुणित भ्रूणकोश के अंडकोशा, यदि अगुणित भ्रूणकोश यानी जो भ्रूणकोश है वो क्या हो, यदि गुणी मतलब कि अगुणित हो, के अंडकोशा यानी कि एग सेल के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशा जैसे सहायक कोशा तथा प्रतिमुख कोशा से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे अपयुग्मन कहते हैं। तो अपयुग्मन क्या होता है? अपयुग्मन यह होता है कि यदि कोई अगुणित भ्रूणकोश के अंडकोशा के अलावा अन्य किसी दूसरी कोशा जैसे सहायक कोशा तथा प्रतिमुखी कोशा से भ्रूण का निर्माण होता है तो इसे ही अपयुग्मन कह देते हैं, अपयुग्मन कह देते हैं। इसकी नोट्स आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम पर, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। अर्थात युग्मकोद भिद से सीधे बीजाणु भिद का निर्माण होता है। यानी कि अपयुग्मन में क्या होता है, ये मैंने नोट पॉइंट में इसलिए लिखवाया है क्योंकि यहाँ से आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बनने की संभावना होती है। अर्थात युग्मकोद भिद से सीधे बीजाणु भिद का निर्माण होता है, किसमें होता है? अपयुग्मन में होता है। उदाहरण के लिए जैसे एरीथ्रिया, लीलियम इत्यादि, एरीथ्रिया, लीलियम इत्यादि। क्लियर है? यहाँ तक लाइक कर देंगे और कमेंट करके बता देंगे। जो भी आपको पूछना, जो भी आपके मन में डाउट है वो आप पूछ भी सकते हैं। जी हाँ, जो आपको मन में डाउट है वह आप कमेंट सेक्शन में जाके प्यारे बच्चों कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, परागण किसे कहते हैं, यानी कि परागण क्या होता है, परागण किसे कहा जाता है, परागण किसे कहते हैं तथा इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख प्रकारों का क्या करना है? वर्णन करना है, ठीक है। चलिए एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि परागण होता क्या है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने यह पूछा है कि परागण क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेना कि परागण होता क्या है, उसके बाद सब चीज़ सारी चीज़ें देखेंगे। तो पराग कोश में बने परागकणों का मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना को परागण, बोले तो पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। जो पराग कोश में परागकण होते हैं उनका कहाँ पहुंचना? मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना या पहुंचने की घटना को क्या कहते हैं? परागण यानी कि पॉलिनेशन कहते हैं। परागण के पश्चात पुंकेसर और जो दल होते हैं
जो पुंकेसर होते हैं और जो दल होते हैं वो क्या हो जाते हैं प्यारे बच्चों, गिर जाते हैं। ठीक है, अगले स्टार पॉइंट में लिखेंगे पुष्प का नर भाग होता है, जो पुष्प होता है वो क्या होता है, नर भाग होता है। जो पुष्प होता है नर भाग होता है, जबकि स्त्री केसर मादा भाग होती है। पुंकेसरों में परागकणों का निर्माण होता है और जो नर युग्मक उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए, और स्त्री केसर में अंडाशय का निर्माण होता है जिसे मादा युग्मक यानी कि अर्थात अंडाणु कहा जाता है। अब आता है प्यारे बच्चों परागण के प्रकार यानी कि टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यानी कि ये परागण कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं। तो जो परागण होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो जो परागण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्वपरागण। बोले तो सेल्फ पॉलिनेशन, ये स्वपरागण होता क्या है प्यारे बच्चों, तो स्वपरागण में एक पुष्प के जो परागकण होते हैं उसी पुष्पी या उसी पौधे के, उसी पुष्प या फिर उसी पौधे के, कहीं दूसरे नहीं, उसी पुष्पी या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचेंगे, यानी कि उसी पौधे के कोई दूसरा जो वर्तिकाग्र होगा वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं। अगला है पर परागण। अब ये पर परागण क्या है, तो इस क्रिया में एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। तो जो पर परागण में होता है इसमें क्या होता है, एक पुष्प के परागकण उसी जाति के, मतलब कि जाति एक ही रहेगी लेकिन कोई पौधा दूसरा रहेगा, उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। किसमें, पर परागण में। यहाँ पर पुष्प यानी कि यहाँ पर दोनों पुष्प दो अलग अलग पौधों पर स्थित होते हैं। यहाँ पे जो दोनों पुष्प होते हैं, क्योंकि एक पुष्प के परागकण उसी जात के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच रहे हैं, तो पहला पुष्प और दूसरा पुष्प दोनों अलग अलग पौधे पर लगे होते हैं, चाहे वे एक लिंगी हो या फिर दो लिंगी की बात करें। ठीक है ना, इसमें ये मायने नहीं रखता कि वह एक लिंगी है वह दो लिंगी है। इसमें बीज उत्पन्न करने के लिए एक ही जात के दो पौधे भाग लेते हैं, और इसमें प्यारे बच्चों परागण की क्रिया करने के पश्चात बीज उत्पन्न होता है, लेकिन बीज को जो सीड्स को बनाने के लिए हमें एक ही जात का, यानी कि गुलाब का है तो गुलाब एक जाति है, तो गुलाब के दो पौधों, अलग अलग दो पौधों की आपको आवश्यकता होगी। ये चीजें आपके माइंड सेट में होनी चाहिए। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं कि हर चीजें हम आपको यूनिक बताएंगे, सबसे सिंपल तरीके से बताएंगे। तो इसी बात पे प्यारे बच्चों आपको 1000 लाइक जरूर करना है, और हाँ यार प्लीज अपने इस यूट्यूब चैनल SKM स्टडी को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है ना, अगला है प्यारे बच्चों मानव जनन से लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न क्या है, अंड जनन क्या है, अंड जनन की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है योर बोर्ड एग्जाम 2022। जी हाँ, 2022 बोर्ड के लिए प्यारे बच्चों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे बताया है, और ऐसे प्रश्न लेके आएंगे, ऐसे ही आप सभी के लिए प्यारे प्यारे प्रश्न लेके आएंगे। बस आप चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है ना, और टेलीग्राम पर इसका जो नोट्स है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, जाके पढ़िए, तभी आप मजा पाएंगे। कहाँ पे, SKM स्टडी टेलीग्राम का नाम है। तो अंड जनन क्या होता है प्यारे बच्चों, स्त्री के अंडाशय से जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन कहलाता है। तो अंड जनन क्या होता है, स्त्री के अंडाशय के जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं से अंडाणुओं का निर्माण ही
अंडजनन कहलाता है। अंडजनन निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। सबसे पहला कौन सा चरण आता है, कौन सी फेस आती है, तो आती है प्रोलिफेरेशन प्रावस्था, प्रोलिफेरेशन फेस। इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों का प्रोलिफेरेशन ही है। तो इस अवस्था की शुरुआत उस समय आती है जब मादा फीट्स यानी कि माँ के गर्भ में लगभग 7 माह की होती है, यानी जो बेबी होती है, जो मादा फीट्स होती है, वो माँ के गर्भ में कितने माह की होती है, 7 महीने की होती है। जनन कोशिकाएं विभाजित होकर अंडाशय की गुहा में कोशिका गुच्छा बना देती हैं और इसे ही पुटिका कहते हैं ना कि पुटिकाएं होती हैं। पुटिका की एक कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है जिसे उगोनियम कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, उगोनियम कहा जाता है। दूसरी प्रावस्था होती है वृद्धि प्रावस्था। तो जब यह अवस्था भी उसी समय पूरी हो जाती है जब मादा माँ के गर्भ में होती है, यानी जो बेबी होती है वो किसके गर्भ में होगी, अपने मम्मी के पेट में होती है। इस अवस्था में उगोनियम पोषण कोशिकाओं से भोजन एकत्रित करते समय आकार में बड़ी हो जाती हैं और इसे ही प्राथमिक ऊषा साइट कहते हैं और इसी का क्या नाम है प्यारे बच्चों, प्राथमिक ऊषा साइट कहा जाता है। ओके, क्लियर है। तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है परिपक्व प्रावस्था। तो यह क्रिया पूरे जनन काल यानी कि 11 से 45 वर्ष में लगातार होती रहती है। प्राथमिक ऊषा साइट में पहला अर्धसूत्री विभाजन होता है तथा 2 असमान कोशिकाएं बन जाती हैं और बड़ी कोशिका द्वितीयक ऊषा साइट कहलाती है और जो बड़ी कोशिका होती है वो क्या कहलाती है, द्वितीयक ऊषा साइट कहलाती है। ठीक है, जबकि छोटी कोशिका का प्रथम ध्रुवीय काय कहते हैं। यह विभाजन अंडोसर्ग से पहले होता है और दूसरी समसूत्री विभाजन अंडवाहिनी में अंडोसर्ग के बाद होता है, जिसके फलस्वरूप एक अंडाणु तथा एक द्वितीयक ध्रुवीकाय बनाती हैं और सभी ध्रुवीकाय नष्ट हो जाती हैं और इस संपूर्ण क्रिया में एक ही केवल अंडाणु आपका प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, जनन विस्फोट के कौन से कारण हैं और जनन विस्फोट एक्चुअली में होता क्या है। जनन विस्फोट के क्या कारण है और जनन विस्फोट एक्चुअली में होता क्या है कि सबसे पहले देख लेते जनन विस्फोट है क्या। तो विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड यानी कि प्रति सेकंड में 2 व्यक्ति जन्म हो रहा है, या फिर कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यानी कि इतने लोग जन्म होता है, यानी कि 2 सेकंड में 1 सेकंड में 2 व्यक्ति की, या फिर 2 लाख प्रतिदिन हो रही है, या फिर 60 लाख 1 महीने में हो रही है, या फिर आप कह सकते हैं 7 करोड़ लगभग प्रति वर्ष की दर से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। और आबादी की इस तीव्र गति से वृद्धि को ही जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यह मृत्यु दर में कमी आने और जन्म दर में वांछित कमी न आने के कारण हो रही है। यानी कि पहली बात तो मृत्यु दर में कमी आ रही है और दूसरा जन्म दर में भी कमी नहीं आ रही बल्कि और बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण जनसंख्या भारत की क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, रीजन क्या क्या हो सकते हैं, तो जनसंख्या में वृद्धि एवं इसके कारण। तो किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है प्यारे बच्चों। तो किसी भी क्षेत्र में एक निश्चित समय में बढ़ी हुई आबादी या जनसंख्या को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि क्या क्या हो सकते हैं, कारण क्या क्या हो सकते हैं। पहला, स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण शिशु मृत्यु दर, इसी को IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको ही कहते हैं IMR, एवं मातृ मृत्यु दर जिसको कहते हैं MMR में कमी आई है। अगला, जनन योग्य व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो गई, यानी शादी वादी करने वाले जो व्यक्ति थे उनकी वृद्धि हो गई, तो जाहिर सी बात है बच्चे ही पैदा करेंगे। और क्या है रीजन, अच्छी
स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जीवन स्तर में सुधार होना, यानी कि जीवन स्तर, पहले भुखमरी से पता नहीं कितने लाखों लोग मर जाते थे, लेकिन आज मर रहे हैं क्या? ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो यही सारी चीजें हैं और कुछ भी नहीं, ये बस यही सारी चीजें हैं, ठीक है ना। अगला है वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति के कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, यानी कि बहुत लोग भुखमरी से वही चीजें न मर जा रहे थे, लेकिन आज भुखमरी से नहीं मर रहे क्योंकि आपके पास अनाज है, आप खाकर जी सकती हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों द्वारा अनेक महामारियों का समूल वृद्धि होना, और सामाजिक रीति रिवाजों के कारण पुत्र प्राप्ति की चाह में दंपति संतान उत्पन्न करने, यानी कि समाज में कहते हैं कि बेटी होना बहुत ही बड़ा पाप है, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति की 3 बेटियां हो गई, तो कहेंगे नहीं यार नेक्स्ट बार बेटा हो जाएगा, फिर चौथी बार बेटी हो गई, फिर नेक्स्ट बार बेटा हो जाएगा, 5वीं बेटी, तो कहीं ना कि ये तो आपकी बढ़ रही है ना, ये तो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ना पुत्र के लिए। तो बस वही चीजें हैं, ठीक है ना, थिंकिंग और कुछ नहीं। अगला प्रश्न है यहाँ पे लास्ट वाला प्रश्न प्यारे बच्चों मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर के प्रकार को लिखना है। इसमें देखिए क्रॉसिंग ओवर को ही हम लोग जिन विनिमय कहते हैं और इसी को हम लोग पारगमन भी कहते हैं, यानी कि इसका 3 नाम है। तो समजात गुणसूत्रों के परस्पर जुड़े हुए क्रोमैटिड्स के बीच एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली, एक या अधिक खंडों की पारस्परिक अदला बदली अर्धसूत्री विभाजन के पैक्टिन अवस्था में होती है, और खंडों की इस अदला बदली को क्रॉसिंग ओवर यानी कि जीन विनिमय या पारगमन कहते हैं, ठीक है ना, या फिर क्या कहते हैं पारगमन कहते हैं। और पारगमन कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रियाजमा की संख्या के आधार पर पारगमन 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? एकल पारगमन, इसको अपने से लिख लीजिएगा। जब पारगमन के समय गुणसूत्र की पूरी लंबाई केवल एक ही स्थान पर क्रियाजमा बनाता है, तो उसे प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? उसे तब हम लोग एक पारगमन, और दूसरा द्विपारगमन, इसमें दू रहेगा द्विपारगमन, और जो तीसरा होता है वो बहुपारगमन होता है, ये वाला रहेगा बहुपारगमन, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों मैंने अध्याय 2 से लेकर 4 तक सबसे महत्वपूर्ण लघुत्तरीय प्रश्नों को बताया, जो कि आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। और इसी से प्यारे बच्चों आएंगे, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। टेलीग्राम पे इसका PDF आप फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा, और SKM स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो ऑल नोटिफिकेशन है ऑन जरूर कर लें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।